औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के मोशन के लॉज, यानी मोशन के बारे में आइजक न्यूटन ने 3 लॉज पेश किए हैं। ठीक है जी, तो ये 3 लॉज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन आज के लेक्चर में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये डिस्कस करेंगे, यानी मोशन के बारे में न्यूटन का पहला लॉ या पहला कानून क्या है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या है? Every body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। कहता है अगर किसी बॉडी पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है, तो वो बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को और यूनिफॉर्म मोशन की हालत को जारी रखती है। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो कभी खुद मूव नहीं करेगी। कब तक? जब तक कि उस पर नेट फोर्स अप्लाई करके उसे मूव ना करवाया जाए। समझ आ रही बात की? इसी तरह अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो मूव ही करती रहेगी, वो खुद कभी रेस्ट में नहीं आएगी। कब तक? जब तक उस पर नेट फोर्स लगा के उसे जो है ना वो रोका ना जाए। अब ये नेट फोर्स क्या है? व्हाट इज नेट फोर्स? ठीक है, नेट फोर्स तमाम फोर्सेस का सम होता है, सम ऑफ all the forces acting on a body, sum of all the forces acting on a body, बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम। अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हो, ठीक है, और हम उन तमाम फोर्सेस को ऐड करके उसका सम निकाल लें, तो उन तमाम फोर्सेस का सम लेने से या ऐड करने से एक सिंगल फोर्स आएगी। उस सिंगल फोर्स को क्या बोला जाएगा? नेट फोर्स। ठीक है, यानी फर्ज करें ये एक बॉडी है, इस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है जी, दूसरी फोर्स भी इसी के साथ एक्ट कर रही है और एक फोर्स इनके ऑपोजिट एक्ट कर रही है। अब इन तीनों फोर्सेस की नेट फोर्स क्या होगी? इन तीनों का सम। और इन तीनों का सम कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? समझ आ रही है? उस नेट फोर्स को एफ कह देते हैं। एफ हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, जो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है ना, इनको ऐड करेंगे, यानी F1 प्लस F2, लेकिन जो फोर्स इनके ओपोजिट है उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन उसके साथ माइनस आएगा। माइनस का साइन सिर्फ ये शो करेगा कि ये फोर्स इन दोनों के ओपोजिट है। समझ आ रही बात की? तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और प्लस माइनस माइनस F3। ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इनके एडिशन में से F3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो नेट फोर्स आ जाएगी। समझ आ रही है? तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स को कहते हैं। समझ आ रही है? तमाम फोर्सेस का सम। ठीक हो गया। और नेट फोर्स ही होती है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, या मूव करती बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। यानी नेट फोर्स जो होती है ना, यही बॉडी के मूव करने और रुकने की वजह होती है।
इसलिए तो न्यूटन अपने पहले लॉ में कह रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये फुटबॉल रेस्ट में है, समझ आ रही है, अगर ये फुटबॉल रेस्ट में पड़ा हुआ है तो क्या ये फुटबॉल खुद ब खुद मूव कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके इसे मूव ना करवा दे या इसे मूव करने पर मजबूर ना कर दे। समझ आ रही बात की? ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये रेस्ट में था, लेकिन जब प्लेयर ने इसको किक किया है, समझ आ रही है, ये किक किया है इसको, ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई की है, कौन सी? नेट फोर्स, ठीक है, क्योंकि प्लेयर ने एक ही फोर्स लगाई है, और जब किसी बॉडी पर एक ही फोर्स लग रही हो तो वही नेट फोर्स होती है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स ही एक एक्ट कर रही है, एक से ज्यादा नहीं है, तो वो सिंगल फोर्स वही नेट फोर्स है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर नेट फोर्स क्या होगी? उन तमाम फोर्सेस का सम, यानी उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो नेट फोर्स होगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो यहां पर जब ये इसको किक करता है तो अब ये फुटबॉल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब इसमें मोशन प्रोड्यूस हो गई है। समझ आ रही बात की? अब ये क्या कर रहा है? मूव, यानी इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए नेट फोर्स अप्लाई की गई है। समझ आ रही है? अगर इसको किक ना किया जाता, ठीक है, इस पर फोर्स ना अप्लाई की जाती, तो क्या ये फुटबॉल खुद मूव कर जाता? कभी नहीं करता। तो न्यूटन अपने पहले लॉ में यही कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके उसे मूव करने पर मजबूर ना कर दे। और इसी तरह अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके उसे रोक ना दे या उसे रुकने पर मजबूर ना कर दे। समझ आ रही बात की? ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कहता है न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। कहता है एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कभी मूव नहीं करेगी, प्रोवाइडेड, बशर्ते के नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। यानी एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे तब तक वो रेस्ट में रहेगी। जैसे ये मैंने फुटबॉल वाली एग्जांपल दी है। क्लियर है? ठीक है जी। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके उसे रुकने पर मजबूर ना कर। अब ये बॉल है, लेट्स सपोज ये एक सफेयर है, ये क्या है? एक सफेयर है। अब ये सफेयर इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये सफेयर इस स्ट्रेट लाइन में मूव करता ही रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक इस पर कोई ऑपोजिट फोर्स एक्ट करके इसे रुकने पर मजबूर ना करे, ठीक है। और जब तक वो फोर्स नहीं होगी तब तक ये मूव करता रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया? तो ये है न्यूटन का पहला लॉ कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही होगी, अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उन पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। ठीक हो गया जी। कहता है दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स अनलेस समवन मूव्स देम। कहता है लॉ का ये पार्ट ठीक है, दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जेक्ट्स उस वक्त तक मूव नहीं करते जब तक के उन पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके उन्हें मूव करने पर मजबूर ना करे। जैसे अब बुक लेइंग ऑन अ टेबल, ये बुक पड़ी हुई है टेबल पर, ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है टेबल के ऊपर, यानी बुक अपने वेट के इक्वल। वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होती है
जिस फोर्स के जरिए से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेट फोर्स का नाम है। ये जो हम डेली लाइफ में जिसे मैस वेट कह रहे होते हैं, वो हमारा वेट नहीं है, वो हमारा मैस है। ये जो हम कह रहे होते हैं ना, यार मेरा मैस 60 किलोग्राम है, मेरा मैस 70 किलोग्राम है, क्या वेट रहे होते कि मेरा वेट है ये, लेकिन ये वेट नहीं होता, ये बॉडी का मैस होता है। यानी बॉडी इतने मैटर से बनी है। मैस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि बॉडी इतने मैटर से बनी हुई है, वो मैस है। अगर मेरा 70 किलोग्राम है ना, तो ये 70 किलोग्राम वेट नहीं है, मैं 70 किलोग्राम मैटर से बना हुआ हूं, इसका मतलब मेरा मैस है ये। वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। आपको ये तो पता ना, अर्थ तमाम बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उस पर जो फोर्स लगाती है, वही फोर्स उस बॉडी का क्या होती है? वेट होती है। इसका मतलब है कि अर्थ उस बॉडी पर फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स उस बॉडी का वेट है। तो अर्थ इस बुक पर भी फोर्स लगा रही है, तो अर्थ जितनी फोर्स से इस बुक को डाउनवर्ड पुल कर रही है, वो फोर्स इस बुक का वेट है। तो चूंकि ये बुक इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, लिहाजा इस बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि अर्थ इसे नीचे पुल कर रही है। ठीक है, तो बुक का वेट टेबल पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। समझ आ रही है? ये हो गया एक्शन। ठीक है, इसके जवाब में, इसके रिएक्शन में, ठीक है, ये जो टेबल है ये बुक पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, टेबल भी बुक पर फोर्स लगा रहा है, वो टेबल का रिएक्शन है। आर से मुराद क्या है? आर से मुराद है रिएक्शन ऑफ टेबल। तो ये टेबल का रिएक्शन है। समझ आ रही है? ठीक है, बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेबल का रिएक्शन अपवर्ड। ठीक है, तो वेट और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी जितना बुक टेबल पर डाउनवर्ड वेट लगा रही है, उतना ही टेबल बुक पर अपवर्ड रिएक्शन लगा रहा है। तो वेट इज इक्वल टू रिएक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। ठीक है, सेम लाइन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां जो है ना वो कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, यहां नेट फोर्स 0 है, इस बुक पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि दोनों फोर्सेस का सम क्या निकलेगा? 0, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को माइनस करेंगे। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब कि नेट फोर्स नहीं है, ये बुक रेस्ट में है, ना ये अपवर्ड जा रही है ना ये डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर, ठीक है, ये देखें, एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक अपवर्ड एक्ट कर रही है, एक राइटवर्ड एक्ट कर रही है, एक लेफ्टवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये राइटवर्ड को लेफ्टवर्ड कैंसिल कर रही है। ठीक है, डाउनवर्ड को अपवर्ड फोर्स कैंसिल कर रही है। इन चारों फोर्सेस का जो सम है वो क्या निकलेगा? ये 0। तो जब तमाम फोर्सेस का सम 0 निकलेगा, तो इसका मतलब है इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है। समझ आ रही बात की? नेट फोर्स 0 है, लिहाजा ये ब्लॉक भी रेस्ट में है। और ये कब तक रेस्ट में रहेंगे? जब तक इन पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, कह रहा फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक हो गया। सिमिलरली कहता है इसी तरह, अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। कहता है एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी मोशन को रोकेगा नहीं, यानी वो खुद नहीं रुकेगा। अगर मूव कर रहा है ना तो मूव करता ही रहेगा। ठीक है, अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड। रफ ग्राउंड क्या होती है? रफ का मतलब होता है खुरदरी। ठीक है, खुरदरी, ऊंची नीची। समझ आ रही बात की? ठीक हो गया। कहता है अ बॉल रोल्ड ऑन रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। स्मूथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्मूथ का मतलब होता है मुलायम, यानी प्लेन, साफ, सीधी। समझ आ रही है?
ऊंची नीचे ना हो, ठीक है। वो कह रहा है अगर आप एक प्लेन, एक स्मूथ ग्राउंड पर, ठीक है, ये देखें, ये स्मूथ ग्राउंड है और ये रफ ग्राउंड है, इन दोनों पर आप बॉल मूव करवाते हैं, ठीक है। रफ ग्राउंड पर भी एक बॉल मूव करवाई, स्मूथ ग्राउंड पर भी एक बॉल मूव करवाई, समझ आ रही है? तो ये बॉल जल्दी रुक जाएगी, लेकिन ये बॉल आगे जाके रुकेगी, रुकेगी ये भी, लेकिन ये बॉल रफ ग्राउंड वाली जल्दी रुक जाएगी। वजह, बॉल को कौन रुकने पे मजबूर कर रहा है? बॉल को मजबूर करता है फ्रिक्शन की फोर्स, यानी रगड़ की फोर्स। ये फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन होती है बॉल और सरफेस के दरमियान एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं, एफएस। समझ आ रही बात की? ठीक है। बॉल और ग्राउंड की, दोनों की सरफेसेस कांटेक्ट एरिया के दरमियान बॉल की मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स लगती है, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो रफ सरफेस होती है ना, ऊंची नीची, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है और स्मूथ ग्राउंड में फ्रिक्शन कम होती है। इसलिए रफ ग्राउंड की बॉल जल्दी रुक जाएगी और स्मूथ ग्राउंड की बॉल जल्दी नहीं रुकेगी। वजह, क्योंकि यहां फ्रिक्शन ज्यादा है और यहां फ्रिक्शन कम है। समझ आ रही बात की? ठीक है। ये रफ ग्राउंड, ये स्मूथ ग्राउंड, ठीक है। तो ये बॉल क्यों रख गई? क्योंकि इस पर फोर्स ज्यादा लग रही है, फ्रिक्शन रुकने पे मजबूर कर रही है। न्यूटन कहता है कि एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो इस बॉल पर क्या कर रही है? नेट फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी? फ्रिक्शन। समझ आ रही है? एफ एस से मुराद क्या है? फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, बॉल रगड़ खाती हुई जा रही है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन ना होती, बॉल और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन ना होती, तो बॉल कभी भी ना रुकती, मूव करती रहती। कहता है इट इज बिकॉज रफ सरफेस ऑफर्स ग्रेटर फ्रिक्शन, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होती है। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू ओपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। कहता है अगर फोर्स ना होती, ठीक है, तो फिर मूविंग बॉडी कभी भी ना रुकती। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। ये देखें, ये बॉल इस तरफ जा रही है और ये यहां पर, ये जो बॉल और इसकी ये कांटेक्ट एरिया, यहां पर ये फ्रिक्शन पैदा हो रही है। वो फ्रिक्शन इस बॉल को रुकने पर मजबूर करेगी। इसी तरह इस फुटबॉल को भी, फुटबॉल आगे मूव कर रहा है, लेकिन जिस सरफेस पे मूव कर रहा है उसके दरमियान यहां ऑपोजिट फोर्स लग रही है, उसे क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। तो अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो बॉल क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। समझ आ रही बात की? ठीक है। यही चीज बताइए ना कि ये सफेयर अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। कब तक? जब तक इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे और इसे रुकने पर मजबूर ना करे। ठीक हो गया? ठीक है जी। तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इस चीज को आपने गौर से सुनना है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया की प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। इनर्शिया वाली वीडियो देखी ना आपने, उसमें मैंने आपको इनर्शिया बड़ी डिटेल में समझाया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो ये चाहती है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, वो कभी मूव ना करे, और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे, वो कभी रेस्ट में ना आए। समझ आ रही बात की? ठीक है। इनर्शिया इस प्रॉपर्टी का नाम है, यानी इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी को उसकी स्टेट में, उसकी हालत में आने वाली चेंज के खिलाफ रुकावट देती है, आने वाली चेंज के खिलाफ रुकावट देती है। समझ आ रही बात की? ठीक है। देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ मैटर की इनर्शिया की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है?
क्या पढ़ी अभी हमने कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे और उसे मूव करने पर या रुकने पर मजबूर ना करे। तो क्या इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी यही नहीं है? न्यूटन ने अपने पहले लॉ में इनर्शिया की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी तो यही चाहती है ना कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, लेकिन अगर हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो फिर हम बॉडी को मूव करवा सकते हैं। इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये चाहती है कि बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे, कभी रेस्ट में ना आए। लेकिन अगर हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो बॉडी रुकने पर मजबूर हो जाएगी। तो न्यूटन भी अपने पहले लॉ में यही कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, कभी खुद मूव नहीं करेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके उसे मूव करने पर मजबूर ना करे। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके उसे रोके ना। ठीक है, तो इसलिए न्यूटन का पहला लॉ चूंकि मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। समझ आ रही बात की? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और अगर आपको पेपर में, ठीक है, पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये चीज आ जाए कि डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसमें इनर्शिया की डेफिनेशन नहीं देनी, वो लॉ ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? न्यूटन के पहले लॉ को। आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये इनर्शिया को थोड़ा सा समझाया है, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है, गत्ते का टुकड़ा, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ। समझ आ रही बात की? ये कॉइन है। ठीक है, फिर आपने उस कार्डबोर्ड को पकड़ के, ये जो कार्डबोर्ड है, ठीक है जी, इस कार्डबोर्ड को पकड़ के आपने तेजी से फ्लिक करना है। ठीक है जी, यानी खींचना है अपनी तरफ। जैसे हम इसको तेजी से पकड़कर यूं जर्क यानी झटका लगा के यूं ऐसे खींचेंगे तो ये कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाई, वो तो मूव कर गया, लेकिन कॉइन चूंकि रेस्ट में था, तो कॉइन में इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये चाहती है कि ये रेस्ट में रहे, तो कॉइन ने अपनी हालत को चेंज नहीं किया, कॉइन के इनर्शिया की प्रॉपर्टी उसे मूव नहीं करने दिया। तो जब नीचे से कार्डबोर्ड निकल गया तो फिर जारी बात है कॉइन नीचे की तरफ जाएगा, जैसे ये दिखाया। ये देखिए कार्डबोर्ड पे कॉइन रखा है, जैसे उसने फ्लिक किया कॉइन ग्लास के अंदर। तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब हम ये एग्जांपल लेते हैं। कहता है वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस fall forward when its driver applies brakes suddenly. It is because the upper parts of their bodies tend to continue their motion while lower parts of their bodies in contact with bus stop with it, hence they fall forward. ठीक है, आपने कभी बस में खड़े होकर सफर किया या किसी शख्स को बस में खड़े होकर सीट, बस की जो सीट्स होती हैं उनके दरमियान जो जगह होती है, अक्सर लोग रश की वजह से वहाँ पे खड़े होते हैं। समझ आ रही है? अब वो खड़े हुए लोग, ठीक है, जब ड्राइवर चलती बस की अचानक ब्रेक अप्लाई करता है, तो जैसे वो ब्रेक लगाता है वो जो लोग खड़े होते हैं वो यूं आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसे ही ना, यूं ऐसे आगे की तरफ गिरने लगते हैं। वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं अगर उन्होंने किसी सपोर्ट को पकड़ा ना हो। ठीक है, तो वो सपोर्ट को पकड़ के रखते हैं ताकि गिर ना जाए। वो गिरने क्यों लगते हैं? इनर्शिया की वजह से। वो कैसे? वो इसी तरह कि वो शख्स खड़ा है ना, तो बस मूव कर रही है, उस शख्स की पूरी बॉडी बस के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। बात को मेरी तरफ देखना है, वीडियो में देखें मेरी तरफ। ठीक है, तो जब वो शख्स खड़ा है तो उस शख्स की पूरी बॉडी जो है ना वो बस के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। समझ आ रही है? लेकिन जैसे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक लगते ही बस रुक गई। समझ आ रही बात की? लेकिन बस के साथ उस शख्स का ये जो लोअर पार्ट होगा ना, यानी लेग्स, ठीक है, टांगे, ये बस के साथ क्या हो गई? रुक गई। क्यों? क्योंकि उसके पाँव
बस को अटैच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और जैसे ही बस रुकेगी तो उसका नीचे वाला हिस्सा यानी टांगे और पाँव ये बस के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। समझ आ रही बात की? ठीक है। लेकिन उसके ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है जी, जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो ये चाहती है कि चूंकि ये मूव कर रहा था लिहाजा ये क्या करता रहे, मूव करता रहे। समझ आ रही बात की? बस तो रुक गई है लेकिन उस शख्स की बॉडी का आधा हिस्सा यानी टांगे बस के साथ रुक गई हैं, लेकिन ऊपर वाला आधा हिस्सा उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी उसे रुकने नहीं दे रही। समझ आ रही बात की? ठीक है। वो उसे कह रही है कि आगे मूव करो, तो ऊपर वाले हिस्से में इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से उस पर आगे की तरफ फोर्स लगती है। अब जरा गौर करें, सोचें, जब नीचे वाला हिस्सा मूव ना करना चाह रहा हो और ऊपर वाला हिस्सा मूव करना चाह रहा हो तो ऐसे ही होगा ना, नीचे वाला हिस्सा वही रह जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा यूं आगे की तरफ झुक जाएगा, इसलिए वो शख्स गिरने लगता है जैसे ये दिखाया हुआ। ठीक है। ये ड्राइवर खुद है, ठीक है जी, ये गाड़ी चला रहा है, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सीधा है क्योंकि गाड़ी की मूवमेंट के साथ इसकी बॉडी भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक अप्लाई की तो ये यूं आगे की तरफ हो गया, आगे की तरफ। क्यों यूं आगे की तरफ क्यों झुका है? क्योंकि जैसे ही ब्रेक अप्लाई की है कार तो रुक गई, गाड़ी तो रुक गई, ठीक है, लेकिन जो इसके इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो ये चाहती है कि ये मूव करता रहे, तो इस पर इनर्शिया की वजह से फोर्स लगी और उस फोर्स की वजह से ये यूं आगे की तरफ झुका है। समझ आ रही है? और अगर इसे सीट बेल्ट ना पहनी होती तो ये आगे जाके हो सकता है स्टीयरिंग से टकराता या विंड स्क्रीन से टकराता। समझ आ रही बात की? ठीक है, जिसकी वजह से इसको चोट लगने का भी अंदेशा होता। क्लियर है? ठीक हो गया। इसी तरह आपने देखा होगा जैसे ये दो लोग बैठे हुए, ठीक है, बस में जब हम बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं, बस में बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं, ये इनर्शिया में भी मैंने आपको ये एग्जांपल पढ़ाई है इनर्शिया वाले टॉपिक में, ठीक है। तो जब हम बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं और बस अचानक से टर्न ले लेती है, टर्न लेती है, तो जब बस मुड़ती है तो हम यूं एक तरफ ऐसे झुकते हैं, जैसे ये देखें, ये दोनों लोग इस तरफ ये ऐसे झुक रहे हैं, ऐसे बाहर की तरफ, यानी फॉल फॉरवर्ड, यूँ बाहर की तरफ झुकते हैं। ये बाहर की तरफ क्यों झुकते हैं? ठीक है, इसकी वजह भी इनर्शिया होती है। क्या होती है? इनर्शिया। क्यों? क्योंकि जब बस सीधी जा रही होती है तो हमारी बॉडी बस के साथ सीधी मूव कर रही होती है, लेकिन जैसे ही बस टर्न लेना शुरू हो जाती है तो बस तो टर्न ले लिया, बस तो मुड़ गई, लेकिन हमारी बॉडी में इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये चाहती है कि हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, तो लिहाजा हम स्ट्रेट ही मूव करते रहें। समझ आ रही बात की? ठीक है। तो इसलिए बस हमें मोड़ना चाह रही है लेकिन हमारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी हमें स्ट्रेट रखना चाह रही है, तो नतीजा क्या निकलेगा? हम यूं बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये दोनों लोग गिर रहे हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल इनर्शिया की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। इस वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।